दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत पर हर बड़ा आतंकी हमला एक ही रणनीति की देन है और वह है सीमा पार आतंकवाद, जो न केवल भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा चुनौती है बल्कि भारत की विदेश नीति, आंतरिक स्थिरता और विकास के मार्ग में भी एक महत्वपूर्ण अवरोधक की भूमिका निभाता है। तो आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग 71वीं बीपीएससी मेंस के लिए सीमा पार आतंकवाद से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो आने वाले 71वीं बीपीएससी मेंस के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। इस सेशन के अंतर्गत हम लोग क्रॉस बॉर्डर के सच को समझने का प्रयास करेंगे और किस प्रकार से इसका आंसर हम लोग अपने कॉपी में लिखेंगे उसे हम लोग देखेंगे। इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो एक छोटा सा हमें इंट्रो देना होगा और इंट्रो के बाद मेन बॉडी पार्ट में हमें अपने आंसर का फ्रेम देना होगा और फिर आंसर लिखने के बाद एक छोटा निष्कर्ष लिखना पड़ेगा। यहाँ ध्यान रखिएगा कि हम लोग अपने आंसर में टेबल, ग्राफ्स, मैप्स आदि का प्रयोग करेंगे ताकि हमारा आंसर अधिक अट्रैक्टिव हो सके। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि सीमा पार आतंकवाद को यदि हम लोग परिभाषित करने का प्रयास करें या हम लोग इंट्रो पार्ट में ही पहलगाम आतंकी घटना को हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, या अगर हम लोग देखें कि हाल ही में अमेरिका ने टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि कश्मीर का एक आतंकवादी संगठन है और लश्कर ए तैयबा तथा जैश ए मोहम्मद से संबंधित है, उसे अमेरिका के द्वारा एक विदेशी आतंकवादी संगठन यानी एफटीओ और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचित किया है, जो कि भारत के पक्ष में एक अहम कूटनीति सिद्ध हो रही है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा कि हमें सीमा पार आतंकवाद को भी दर्शाना होगा और इसी पहलगाम आतंकवादी हमले के उपरांत भारत ने प्रतिक्रिया स्वरूप ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जो वर्तमान समय में पॉज की स्थिति में है। वो कभी भी इनिशिएट की जा सकती है, जैसा कि दिल्ली में हुए आतंकवादी हमले के बाद देखा जा रहा है। तो सीमा पर आतंकवाद की परिभाषा में हम लोग कह सकते हैं कि यह वह स्थिति है जिसमें किसी भी या एक देश की भूमि का उपयोग पड़ोसी देश के विरुद्ध आतंकी हमले करने, हथियार या नशीले पदार्थों की तस्करी या घुसपैठ करने के लिए किया जाता है। ये आपका सीमा पार आतंकवाद की परिभाषा एक हो सकती है। इसके अतिरिक्त अगर बात करेंगे तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि सीमा पार आतंकवाद जो है बेसिकली एक ग्रे जोन वॉरफेयर है। इसके अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो यह किसी भी देश के विरुद्ध छेड़ा गया एक अघोषित युद्ध है, जिसकी तीव्रता काफी कम होती है, परंतु जो हमले होते हैं वह निरंतर उस देश की भूमि पर होते रहते हैं, जो कि पड़ोसी देश के द्वारा सीमा पार से करवाए जाते हैं। और भारत की बात करें तो 1947 के बाद से ही अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं भारत इस सीमा पार आतंकवाद का शिकार रहा है। और विशेष रूप से हम लोग बात करेंगे तो हमारा सबसे निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान जो है वहां से आतंकवाद को प्रायोजित करता है और वह आतंकवादी भारत में आकर के हमले करते हैं, भारत में अस्थिरता फैलाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग अपने आंसर को प्रारंभ कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं मैप के माध्यम से भी और टेबल के माध्यम से भी कि भारत की सीमाएं किस किस देशों के साथ में लगी है। तो सबसे पहले भारत पाक की बात करेंगे तो कुल लंबाई की सीमा ध्यान रखिएगा 3323 किलोमीटर है। और पाकिस्तान की बात करेंगे तो वहां आतंकवादियों की फैक्ट्री है। ये ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से भारत ने अपने यहाँ पर शिक्षा की फैक्ट्री स्थापित कर दी, पाकिस्तान ने अपने यहाँ पर केवल आतंकवादियों की फैक्ट्री स्थापित की। और उन फैक्ट्रियों की अगर बात करेंगे तो उसमें हमारा लश्कर ए तैयबा है, जैसे मोहम्मद है, द रेजिस्टेंस फ्रंट है या हिजबुल मुजाहिदीन हो गया। ये सभी आतंकवादी संगठन जो है आतंकवादियों को तैयार करते हैं। और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, या जिसे हम लोग शॉर्ट में आईएसआई के नाम से जानते हैं, आईएसआई के द्वारा इन आतंकवादियों को न केवल वित्तीय अपितु लॉजिस्टिक समर्थन भी प्रदान किया जाता है। और वर्तमान समय की बात करें तो आज भी ये जम्मू और कश्मीर के रीजन में सब सर्वाधिक सक्रिय दिखाई देते हैं। और हम लोग देखते हैं कि बराबर ये लोग भारत के अंदरूनी हिस्सों में आतंकवाद के तहत ये विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को अंजाम देने में सफल हो जाते हैं, जैसा कि अभी हाल ही में हम लोगों ने दिल्ली में हुए आतंकवादी हमलों के रूप में देख सकते हैं।
भारत बांग्लादेश की सीमा एक दूसरी महत्वपूर्ण सीमा है और ये भारत का किसी भी पड़ोसी देश के साथ लगने वाली सबसे लंबी सीमा है, ये ध्यान रखना है हमें। और यहां से अवैध प्रवास सबसे सर्वाधिक सबसे बड़ा मुद्दा है। ये ध्यान रखिएगा कि न केवल असम अपितु पश्चिम बंगाल इस अवैध प्रवास से काफी ज्यादा जूझ रहा है और वहां से घुसपैठिए जो हैं विभिन्न मार्गों से होते हुए भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के निवास करने लगते हैं। जैसा हम लोग देख ही रहे हैं कि उनके पास में न केवल भारत का वोटर आईडी कार्ड अपितु आधार कार्ड और पासपोर्ट भी उपलब्ध हो चुके हैं। बांग्लादेश की सीमा की सबसे बड़ी समस्या है कि वहां पर कट्टरपंथी तत्व काफी ज्यादा हावी हैं और ये कट्टरपंथी भारत में भी कट्टरपंथ को फैलाना चाहते हैं। साथ ही साथ यह सीमा हथियार, ड्रग्स, नकली नोट और आतंकवादियों के आने जाने का एक महत्वपूर्ण मार्ग है और यहां भी आईएसआई ने अपने नेटवर्क के माध्यम से भारत में अस्थिरता फैलाने का प्रयास किया है। भारत नेपाल की सीमा को हम लोग कैसे भूल सकते हैं। 1751 किलोमीटर की ये लगभग खुली सीमा है और इस सीमा से न केवल आतंकवाद अपितु विभिन्न ड्रग्स हो गए, हमारा नकली नोट हो गया, हथियार हो गया, नशीले पदार्थ या आतंकियों की जो घुसपैठ है वो काफी आसानी से हो जाती है। भारत म्यांमार सीमा की बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ से एनएससीएन और उल्फा जैसे आतंकवादी गुट यहाँ पर लगातार सक्रिय रहे हैं, जो कि असम, मणिपुर, नागालैंड आदि में हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम देते हैं और कहीं कहीं पर अपनी समानांतर सरकारों का संचालन करते हैं। जब भारतीय सुरक्षा दस्तों का इन पर हमला होता है तो ये भाग करके म्यांमार की खुली सीमा में चले जाते हैं और वहां पर सक्रिय होकर के फिर से भारत को अस्थिर करने का प्रयास करते हैं। विभिन्न मामलों में हम लोगों ने देखा है कि विभिन्न देशों की खुफिया एजेंसियों ने इन विद्रोही गुटों को अपना समर्थन दिया है ताकि भारत को अस्थिर किया जा सके। इसमें फिर से अगर हम लोग देखें तो आईएसआई का नाम बहुत जोर शोर से लिया जाता है। भारत भूटान की सीमा की बात करेंगे तो यहाँ ध्यान रखिएगा 699 किलोमीटर की यह हिमालयी सीमा है और यहाँ पर घने जंगलों में विद्रोही शिविरों का आयोजन किया जाता है जो उत्तर पूर्वी राज्यों में विद्रोह का संचालन करते हैं। और समुद्री सीमा को हम लोग कैसे भूल सकते हैं 26/11 के मुंबई हमले को, क्योंकि जो कसाब था वह इसी समुद्री सीमा का प्रयोग करते हुए भारत में प्रवेश किया था। और भारत की जो तटीय सुरक्षा है वह कहीं ना कहीं कमजोर है, ये हमें ध्यान रखना हो, क्योंकि इतनी लंबी सीमा, तटीय सीमा जो है उसे सुरक्षित रख पाना भी काफी कठिन होता है। कहीं ना कहीं से जो चूहे और छुछुंदर हैं वो यहाँ पे भारत में घुस आते हैं और बाद में जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनका कुत्तों जैसा हाल करती है। तो इस प्रकार से हम लोग मैप में भी दर्शा सकते हैं कि किस सीमा के साथ साथ क्या क्या समस्या है, ये ध्यान रखिएगा। भारत पाकिस्तान की सीमा की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ से जम्मू कश्मीर में मूल रूप से हम लोग देखते हैं कि आतंकवादियों की घुसपैठ कराई जाती है और कई बार हम लोगों ने गुजरात के कच्छ की खाड़ी में कुछ नौकाएं हमें प्राप्त होती हैं जो कि पाकिस्तान की होती है और उनके माध्यम से ड्रग्स और नकली नोटों का व्यापार किया जाता है। और वर्तमान समय की बात करेंगे तो बड़ा अच्छा चीज ध्यान में आ रहा है ड्रोन्स का। ड्रोन का उपयोग करके पाकिस्तान भारत के पंजाब में, ध्यान रखिएगा, भारत के पंजाब में न केवल नशीले पदार्थ अपितु हथियारों की भी तस्करी करता है, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ड्रोन का भी आप लोग यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं। और हाल ही में हम लोगों ने देखा था खबरों में कि बीएसएफ ने कुछ पाकिस्तानी ड्रोन को भारतीय सीमा के नजदीक उड़ते हुए देखा था। इन्होंने भारत में न केवल हथियार अपितु नशीले पदार्थों की भी तस्करी करने में वो संलग्न है। भारत बांग्लादेश की सीमा में हम लोग बात ही कर चुके हैं, अवैध प्रवास, तस्करी, ये सब हमें यहाँ पर शो करना होगा, ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त नेपाल की सीमा जो खुली सीमा है, इसके साथ ही हमारा म्यांमार का जो एरिया है, म्यांमार का जो दक्षिण में एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ से हम लोग देखते हैं कि बराबर जो घुसपैठिए हैं, चाहे वो एनएससीएन के हो या उल्फा समूह के हो या पूर्वोत्तर के अन्य विद्रोही गुटों के हैं, वो भारत में लगातार प्रवेश करते हैं, हमला करके वो वापस म्यांमार में छिप जाते हैं। तटीय हमला हम लोग बात ही कर चुके हैं, 26/11 मुंबई हमला हम लोग कैसे भूल सकते हैं। तटीय क्षेत्र के अंतर्गत हम लोगों ने 26/11 मुंबई हमले की चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर के माध्यम से दर्शा सकते हैं कि सीमा पर आतंकवाद की संरचना भारत को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है। तो सबसे पहले सीमा पार समर्थन की बात करेंगे तो पाकिस्तान और आईएसआई के द्वारा लगातार आतंकवादियों को संरक्षण और प्रश्रय प्रदान किया जाता है। भारत पर हमले करने के लिए उन्हें वित्तीय और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं का उपलब्ध करवाता है पाकिस्तान और आईएसआई।
आतंकवादी संगठन की बात करेंगे तो इनमें लिट्टे कह रहा हूं, लिट्टे तो श्रीलंका का है, लश्कर तैयबा हो गया, आपका जैश ए मोहम्मद हो गया, द रेजिस्टेंस फोर्स हो गया। इसके अतिरिक्त उल्फा और एनएससीएन आदि आतंकवादी संगठन भारत को अस्थिर करते हैं। घुसपैठ और तस्करी की बात करेंगे तो जनरली हम लोग देखते हैं कि हथियारों की तस्करी की जाती है, नशीले पदार्थ या भारत के नकली नोटों की तस्करी की जाती है इन पोरस बॉर्डर से। हमलों की बात करेंगे तो हाल ही में हम लोगों ने देखा था उरी पुलवामा 26/11 का आतंकवादी हमला, पहलगांव में हाल ही में इसी साल आतंकवादी हमला हुआ था, और इसके बाद दिल्ली में लाल किले के समीप आतंकवादी हमला हुआ है। परिणाम क्या हुआ तो ध्यान रखिएगा, इससे न केवल मानवीय क्षति होती है अपितु आर्थिक सामाजिक नुकसान भी हमें उठाना पड़ता है। सामाजिक नुकसान की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं भारत जो एक देश है, यहाँ पर विभिन्न धर्मों का निवास है, और जनरली जो आतंकवादी आते हैं वो एक धर्म विशेष से जुड़े हुए होते हैं। तो हमारे समाज में कहीं ना कहीं एक विद्वेष की भावना पनप उठती है। साथ ही साथ जिस क्षेत्र से वो आतंकवादी संबंधित होते हैं उस क्षेत्र के लोगों के साथ में भी हमारे मन में एक विद्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं सामाजिक ताने बाने को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है भारत में। वहीं भारत की प्रतिक्रिया की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि भारत के सैन्य हो, खुफिया हो, कानूनी हो और कूटनीतिक स्तर पर इनकी प्रतिक्रिया देने की बात भारत के द्वारा की जाती है। और हाल ही में हम लोगों ने देखा था कि पहलगाम हमले के बाद में भारत ने सैन्य प्रतिक्रिया देते हुए ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया था, और पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकाने को ध्वस्त करने का प्रयास भारत के द्वारा किया गया था, जिसमें भारत सफल भी रहा था। तो इस प्रकार के डायग्राम को हम अपने आंसर में भी समेट सकते हैं, और बहुत कम शब्दों में हम लोग सारी चीजों को रिप्रेजेंट करने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि एक परीक्षक यही जांचना चाहता है कि आपके पास में सारी चीजों की जानकारी है या नहीं है। उन्हें सारा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, केवल ओवरव्यू अगर आपने दे दिया तो वो यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि आपको इस विषय पर आपको अच्छी खासी जानकारी उपलब्ध है आपके पास में। अब कारण की बात करेंगे, आखिर कारण क्या है सीमा पार आतंकवाद का, तो ध्यान रखिएगा पाकिस्तान की राज्य प्रायोजित नीति है, और 1947 में जब भारत आजाद होता है 1947 में, और पाकिस्तान एक नए देश के रूप में बनता है, तो 47 से लेकर के 1947 से लेकर 48 हो गया आपका, 1965 हो गया आपका, 1971 हो गया आपका, 1999 का कारगिल हो गया। इन सभी युद्धों में अगर हम लोग देखते हैं, विशेषकर 1971 के युद्ध के पश्चात पाकिस्तान यह समझ गया कि हम लोग सीधे प्रत्यक्ष तौर पर किसी भी युद्ध में भारत से जीत नहीं सकते हैं, चाहे हमारी तकनीक कितनी भी ज्यादा क्यों ना बढ़ जाए भारत से। तो उन्होंने भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए 1000 कट्स नामक एक थ्योरी का प्रतिपादन किया, और आंतरिक दृष्टि से भारत को विभिन्न घाव देने के प्रयास किए गए, और ये आपका आतंकवाद को प्रोत्साहित करने का कार्य इनके द्वारा किया गया, न केवल जम्मू और कश्मीर में अपितु भारत के विभिन्न भागों में। तो इस रणनीति का 1000 घावों की रणनीति को एक रणनीति के रूप में पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान ने इसका उपयोग किया, ताकि भारत को नुकसान पहुंचाया जा सके। भारत की सीमाओं की बात करें, चाहे हमारा जम्मू और कश्मीर का सीमा हो या नॉर्थ ईस्ट का सीमा हो, या फिर अगर हम लोग देखें अन्यत्र, तो अगर हम लोग जम्मू कश्मीर लद्दाख की बात कर लेते हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट की बात कर लेते हैं, तो इन सभी सीमाओं में पहाड़ हैं, जंगल हैं, नदियां हैं, और राजस्थान की बात करेंगे तो यहाँ पर रेगिस्तान है। रेगिस्तान, इन मार्गों से होकर के जो आतंकवादी हैं वो जनरली घुसपैठ करते हैं, ये ध्यान रखना है हमें। तो ये सीमाएं काफी ज्यादा असुरक्षित और पोरस होती है। हम लोग चप्पे चप्पे पर एक जगह हम लोग अपने सैनिकों को लगा करके नहीं रख सकते हैं। तकनीक का उपयोग कर सकते हैं, या बाड़बंदी, या फिर सीमा पर तार बिछा करके हम लोग बाहर से आने वाले घुसपैठियों को रोक सकते हैं, लेकिन यह भी संभव होता हुआ सभी जगह पर दिखाई नहीं देता है। इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है इन आतंकवादियों के समर्थकों के रूप में ओवरग्राउंड वर्कर की, जिसे हम लोग OGW के नाम से जानते हैं, और जम्मू और कश्मीर में इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, जो एक निश्चित समय पर ये जागते हैं और जो आतंकवादी होते हैं उनको अपना लॉजिस्टिक्स और वित्तीय सपोर्ट प्रदान करते हैं, और भारत में अंदर प्रवेश करने में सहायता उन्हें देते हैं। तो स्थानीय सहयोगी नेटवर्क के रूप में हम लोग इनकी पहचान करते हैं। जम्मू और कश्मीर में इस प्रकार के काफी लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
सबसे बड़ा चीज है भ्रष्टाचार। भारत में भ्रष्टाचार सभी जगहों पर है और कहीं कहीं पर हम लोग देखते हैं कि सीमाओं पर रिश्वतखोरी से घुसपैठ भी संभव हो पाती है। ये ध्यान रखिएगा। और कमजोर सीमा प्रबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है सीमा से संबंधित, क्योंकि अवसंरचना और एजेंसियों के मध्य तालमेल की कमी दिखाई देती है, जिसके कारण जो आतंकवादी हैं इस तालमेल की कमी के कारण भारत में प्रवेश करने में सफल हो जाते हैं और फिर वो भारत में आतंकवादी हमला करते हैं। ये ध्यान हमें रखना होगा। तो ये कारण है जिसके कारण भारत में सीमा पार आतंकवाद हो पाते हैं। अब परिणाम की बात करेंगे तो सबसे पहला है हमारा मानवीय हानि। अब मानवीय हानि में इससे न केवल नागरिकों की मौत होती है अपितु हमारे सुरक्षा बलों की भी हानि होती है। पुलवामा 2019 को हम लोग कैसे भूल सकते हैं, जिसमें सीआरपीएफ के काफी जवान वीर गति को प्राप्त हो गए थे और पहलगाम हमले में 28 नागरिकों विदेशी नागरिक सहित की मौत हो गई थी। तो यहाँ पर न केवल नागरिक अपितु सुरक्षा बलों की भी हानि होती है, शांति और कूटनीति पर असर पड़ता है। अब इन हमलों के कारण भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वह लगातार खराब होते चले गए और वर्तमान समय की बात करें तो दोनों देश एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। इसी के परिणाम स्वरूप जब पहलगाम हमला हुआ था 2025 में, तो भारत ने विश्व की सबसे बड़ी उदार नदी जल संधि, जिसे हम लोग सिंधु जल संधि के नाम से जानते हैं, उसे निरस्त कर दिया, उसे सस्पेंड कर दिया था और भारत ने पाकिस्तान को अपने हिस्से का पानी देने से मना कर दिया। इसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं कि दोनों देशों के मध्य जो व्यापार है वह व्यापार भी प्रभावित होता है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत दोनों देशों ने भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का भी दर्जा दिया हुआ है। तो इससे इसका कुछ लाभ होता हुआ पाकिस्तान को दिखाई नहीं दे रहा है। इससे न केवल दोनों देशों का व्यापार प्रभावित हो रहा है अपितु भारत का जो अफगानिस्तान के साथ सड़क मार्ग से संपर्क है वो भी कट जाता है। और इसी कारण से जो सार्क हमारा एक दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन था, ये हमारा अभी वर्तमान समय में अप्रभावी सिद्ध हो गया है। ये ध्यान रखिएगा। सार्क के अप्रभावी होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि सार्क के अंतर्गत अगर देखें तो पाकिस्तान ने भारत को अफगानिस्तान तक पहुंच प्रदान करने वाली सड़क से काट रखा है। तो इसके कारण भारत ने सार्क को अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया है। आर्थिक प्रभाव की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, जिस क्षेत्र में आतंकवादी हमले होते हैं, विशेष रूप से अगर बात करें हम लोग जम्मू और कश्मीर की, तो जम्मू और कश्मीर की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान वहां पर्यटन का है। ये ध्यान रखिएगा। तो पर्यटन कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ दिखाई देता है। तो अगर आतंकवादी हमले हो रहे हैं तो लोग वहां पर पर्यटन के लिए या घूमने फिरने के लिए नहीं जाते हैं। उस क्षेत्र की बात करेंगे जहां पर ये आतंकवादी हमले होते हैं, तो जो कंपनियां हैं वो निवेश करना नहीं चाहती हैं क्योंकि उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है, उनका नुकसान हो सकता है निवेश करने से, जिसके कारण उस क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ती जाती है और जो युवा है बेरोजगारी के कारण वो दूसरी दिशा में मुड़ने लगते हैं और फिर से वो अराजकता की ओर चले जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आतंकवाद और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई जम्मू और कश्मीर में। इसलिए पत्थरबाजी की जो घटना थी वो लगातार बढ़ती गई थी एक समय में। हालांकि 370 के हटाने के बाद ये पत्थरबाजी की जो घटना थी वो बंद हो गई। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता है क्योंकि वहां पर अगर हम लोग देखें तो वहां पर रहने वाले स्थानीय लोग या जो पर्यटक हैं, जब वहां पर जाते हैं तो उन्हें में भय, असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न होगी। अब उन्हें लगेगा कि अगर कश्मीर में जाऊं तो मुझे ये डर लग सकता है कि कहीं से अगर कोई एक आतंकवादी की गोली मेरे सीने को आर पार कर गई तो फिर तो मैं वहीं पे चल बसा। तो डर के कारण भी ये वहां पर पर्यटक नहीं जा पाते हैं। इसके अतिरिक्त इस परिस्थिति में जब बेरोजगारी काफी ज्यादा है, अराजक स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं कट्टरपंथ जो है वो प्रभावी सिद्ध होता हुआ दिखाई देता है और राज्य के विरुद्ध लोगों को भड़काना आसान हो जाता है। और इन कट्टरपंथियों ने कुछ ऐसा ही जम्मू और कश्मीर में किया था। इसके अतिरिक्त भारत के अन्य भागों में रह रहे कश्मीरी लोगों पर भी हमले बढ़ते जाते हैं, जैसा विभिन्न मामलों में हम लोगों ने देखा था। विशेष रूप से पुलवामा और पहलगाम हमले के बाद में विभिन्न यूनिवर्सिटीज में ये चीज हुई थी कि कश्मीरी छात्रों को कुछ लोगों ने पकड़ करके पीटा था, पर ये मीडिया रिपोर्ट्स थी, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त विकास में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। जो निवेशक होंगे वो हतोत्साहित होंगे, वो निवेश क्यों करेंगे, क्योंकि स्थिति उनके अनुकूल नहीं है, अराजक स्थिति है और वहां पर लगातार आतंकवादी घटनाएं घटित होती रहती हैं, जिसके कारण शिक्षा और रोजगार दोनों प्रभावित होता है। इसके अतिरिक्त
तस्करी और घुसपैठ जो है ये लगातार बढ़ते रहते हैं, जिसके कारण हम लोग देखते हैं कि हथियार हो गया, नशीले पदार्थ हो गया और नकली नोटों का जो कारोबार है ये लगातार फलता फूलता रहता है और युवा दिग्भ्रमित होकर के इनके जाल में फंस जाते हैं और अपना जो कैरियर है और भविष्य है उसे तबाह और चौपट कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें तो इनका परिणाम काफी एक देश के लिए घातक सिद्ध हो सकता है, सीमा पार आतंकवाद से संबंधित। अब बात करेंगे कि भारत ने किस प्रकार के पहल इसको रोकने के लिए उठाए हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सैन्य पहल की। सबसे पहले 2016 में जब उरी का हमला हुआ था तो भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी शिविरों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी सबसे पहली बार। 2019 में जब पुलवामा हुआ था तो उस समय भारत की सेनाओं ने बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की थी, जहां जैसे मोहम्मद के लगभग 350 आतंकवादियों के मारे जाने की सूचना भारतीय सैन्य बलों के द्वारा दी गई थी। और 2025 की बात करेंगे तो पहलगाम हमले के बाद भारत की सरकार ने पाकिस्तान के अंदरूनी भागों में स्थित जो भी आतंकवादी शिविर थे उसमें ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से प्रहार किया था और बताया गया कि काफी ज्यादा मात्रा में वहां पर जैसे मोहम्मद और लिट्टे फिर बोल रहा हूं मैं, लश्कर तोयबा के जो आतंकवादी थे उनकी मृत्यु हो गई थी। ये इन पे काफी ज्यादा सटीक हमला किया गया था, तो ये हम लोग सैन्य प्रतिकार पहल के रूप में दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त बात करेंगे खुफिया और सुरक्षा की, तो ध्यान रखिएगा कि एनआईए, भारत की जो एनआईए है उसने जांच और अभियोजन दोनों में काफी तेजी लाई और बहुत सारे मामलों में हम लोगों ने देखा है कि एनआईए ने लगभग 90% इसका स्ट्राइक रेट है सजा दिलवाने में आतंकवादियों को। वहीं आरएनएडब्ल्यू की बात करेंगे तो ये बाहर में रह करके विदेशों से खुफिया सूचनाएं एकत्रित करते हैं और इनकी खुफिया सूचनाएं जो होती हैं वो विशेष रूप से पाकिस्तान केंद्रित होती हैं कि पाकिस्तान भारत के विरुद्ध किस प्रकार की गतिविधियां संचालित करने का प्रयास कर रहा है और उसके माध्यम से भारत की सुरक्षा एजेंसियां जो है बहुत सारे जो आतंकवादी हमले हैं उसे रोकने में सक्षम हुई है, सफल सिद्ध हुई है। वहीं नेटग्रिड के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि जितनी भी सूचनाएं हैं उनका डेटा का इंटीग्रेशन कर दिया गया है और विभिन्न एजेंसियां एक स्थान से इन सूचनाओं को प्राप्त करने का प्रयास करती है और साथ में पहल करके भारत पर आतंकवादी हमलों को रोकने में सक्षम हो पाई है। कानूनी और नीतिगत अगर हम लोग बात करेंगे उपाय की, तो हमारा यूएपीए है और एनएसए है, इन दोनों के माध्यम से जो भी पुराने आतंकवादी हैं या जिन पर शक होता है हमें, उन्हें पहले ही हम लोग निवारक रूप से हिरासत में ले लेते हैं और विभिन्न आतंकवादी संगठनों को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया है। जैसे हमारा पीएफआई है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसे आतंकवादी संगठन के रूप में प्रतिबंधित कर दिया गया है भारत की सरकार के द्वारा। वही पीएमएलए में संशोधन किया गया ताकि जो आतंकवादियों का वित्त पोषण हो रहा है उस वित्त पोषण को रोका जा सके और जो व्यक्ति वित्त पोषण में सहयोगी की भूमिका निभा रहे हैं उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जा सके। सीमा प्रबंधन की बात करेंगे तो हमारा जो सीएपीएफ से सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जो है, जिसमें हमारा बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ और एसएसबी, इन सभी को सीमा प्रबंधन में भी लगाया गया है और साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्रों में जहां पर कि मानवीय निगरानी मुश्किल है वहां पर हम लोगों ने स्मार्ट बाड़ लगाई है तारों से और वहां पर हम लोग ड्रोन और सेंसर्स के माध्यम से सीमा प्रबंधन का प्रयास कर रहे हैं ताकि आतंकवादी जो है भारतीय क्षेत्र में प्रवेश न कर पाए। और तटीय सुरक्षा की बात करें तो इसका भी उन्नयन लगातार किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि जितना भी सीमा प्रबंधन हम लोग कर लें वह हमेशा कम ही होगा, क्योंकि छुछुंदर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं से घुस करके एक आध चले ही जाते हैं और फिर वो घर में घुस करके उत्पात मचाते हैं, तो मारने का भी मौका हम लोगों को मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त भारत ने कुछ विशेष बलों की नियुक्ति भी की है, जैसे एनएसजी और एनएसजी हब। ये ध्यान रखिएगा, एनएसजी तो दिल्ली में है लेकिन इसके हब जो है देश के अलग अलग हिस्सों में बनाए गए हैं और इसके माध्यम से भारत आतंकवादियों के विरुद्ध त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता अर्जित कर लिया और आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करने में यह बल विशेष रूप से पारंगत है, इसे महारत हासिल है। कूटनीति की बात करेंगे तो भारत ने विभिन्न संधियों और व्यापार का निलंबन किया है वैसे देशों के साथ में जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। विशेष रूप से अगर हम लोग बात करेंगे तो पाकिस्तान की बात मत भूलिएगा, पाकिस्तान के साथ हम लोगों ने विभिन्न संधि और जैसे सिंधु जल संधि हो गया और व्यापार जो है उसका निलंबन या उसे रद्द कर दिया है।
वहीं अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हम लोग आतंकवादियों के विरुद्ध या आतंकवाद को प्रायोजित या प्रश्रय देने वाले देशों के विरुद्ध अपना एक तंत्र चलाए हुए हैं और उसके माध्यम से हम लोग यूएन में हो या एफएटीएफ के माध्यम से उन पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे तो टीआरएफ द रेजिस्टेंस फोर्स को हाल ही में अमेरिका ने विदेशी आतंकवादी समूह के रूप में घोषित किया है। यह हमारा एक कूटनीतिक जीत है, ये ध्यान रखिएगा पाकिस्तान के विरुद्ध। और वर्तमान समय की बात करें तो कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को अपने सपोर्ट के लिए खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। और उस परिस्थिति में इंडिया के दबाव में यूएसए ने टीआरएफ को एक आतंकवादी या विदेशी आतंकवादी गुट के रूप में मान्यता प्रदान कर दी है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अतिरिक्त भारत विभिन्न देशों के साथ में अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी कर रहा है, जिसके अंतर्गत अगर हम लोग बात करेंगे तो इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात होगी या आतंकवादियों के वित्त पोषण पर नियंत्रण के लिए हम लोग आपस में सहयोग करते हैं विभिन्न देशों के माध्यम से, जिसके कारण हम लोगों ने देखा था कि पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था, लेकिन वो ब्लैक लिस्ट अभी भी नहीं हो पाया। बहुत जल्दी हम लोग आतंकवादियों के वित्त पोषण के लिए पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं। अब आगे का रास्ता क्या होगा, सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हमें सीमा सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। सभी सीमाओं पर हमें स्मार्ट बार्ड और टेक्नोलॉजी आधारित निगरानी प्रणाली का विकास करना होगा, वहां पे उसे इंस्टॉल करना होगा ताकि आतंकवादियों की ससमय सूचना हमारे सुरक्षा तंत्र को मिल सके और ससमय उन्हें न्यूट्रलाइज करने का प्रयास सुरक्षा बलों के द्वारा किया जा सके। इसके अतिरिक्त काइनेटिक स्ट्राइक करनी होगी। अब देखिए स्ट्राइक भी दो प्रकार की होती है, एक काइनेटिक एक नॉन काइनेटिक। काइनेटिक स्ट्राइक के अंतर्गत भारतीय सेनाओं के द्वारा पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी शिविरों पर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। इसके अतिरिक्त भारत ने आतंकवादियों से निपटने के लिए विशेष बलों की नियुक्ति की है और उनके लिए विशेष प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाई है और उन्हें आधुनिक हथियार और उनके पास नवीन कौशल को सिखाने का प्रयास किया गया ताकि आतंकवादियों से बिना क्षति के निपटा जा सके। हमने साइबर रक्षा तंत्र को हमें सुदृढ़ करना होगा ताकि जो साइबर आतंकवाद है, और ध्यान रखिएगा कि वर्तमान समय की बात अगर हम लोग करें तो अगर देखें हम लोग तो द वॉर ऑफ नैरेटिव लड़ा जा रहा है अभी वर्तमान समय में। और अगर हम लोग सीडीएस की बात को अगर गौर से देखें तो उनका स्टेटमेंट था कि भारतीय सेनाओं को सबसे ज्यादा इन झूठी सूचनाओं से लड़ना पड़ रहा है। जैसा कि हम लोगों ने जब पाकिस्तान के ऊपर हम लोगों ने हमला किया था ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान, तो काफी ज्यादा मात्रा में जो फॉल्स न्यूज थी, गलत न्यूज जो थी वो हमारे पास में पहुंच रही थी। जैसे राफेल को पाकिस्तान के JF-17 थंडरबोल्ट इंटर गैलेक्टिक प्लेन ने मार गिराया था। तो इस प्रकार की सूचनाएं भी हमें प्राप्त हो रही थी जो झूठी और सरासर झूठी खबरें ही थी। तो पाकिस्तान की ओर से इस प्रकार का नैरेटिव सेट किया गया था, इसीलिए सीडीएस ने द वॉर ऑफ नैरेटिव्स की भी बात कही थी। और इंडियन आर्मी न केवल आज के दिन में फ्रंट लाइन पे युद्ध लड़ रही है, अपितु वो साइबर योद्धा के रूप में भी कार्य उन्हें करना पड़ रहा है। यहाँ हमें न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लानी पड़ेगी ताकि जो आतंकवादी हैं उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंतर्गत जल्दी से जल्दी त्वरित सजा दिलवाई जा सके, ताकि भारत में आतंकवादियों के द्वारा जो घटनाएं की जाती हैं या हमले किए जाते हैं उसे रोकने में हमें सफलता प्राप्त हो सके। क्योंकि उन्हें ये पता होगा कि अगर वहां जाएंगे तो या तो हमें सैन्य बलों का निशाना बनना पड़ेगा या फिर वहां की अदालतें त्वरित हमें सीधा जन्नत का ही नजारा दिखा देगी। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी यहाँ पे हमें उपलब्ध करवाना होगा। कट्टरपंथ विरोधी कार्यक्रम का संचालन करना होगा ताकि जो हमारा समाज है उसे सहिष्णु बनाया जा सके। और इसके लिए हम लोग शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, न केवल धार्मिक शिक्षा अपितु हमें वर्तमान समय में प्रचलित जो मानवीय शिक्षा है उसे भी विभिन्न धर्मों के अंतर्गत प्रदान करने की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार के जो उपाय है उसे हम लोग अपना सकते हैं और न केवल भारत में आतंकवादियों की गतिविधियों को रोका जा सकता है अपितु उसके समर्थकों को भी हम निशाना बना सकते हैं और भारत के समाज को एक सौहार्दपूर्ण समाज बना सकते हैं। अंत में अगर हम लोग बात करेंगे तो निष्कर्ष दे सकते हैं कि सीमा पार आतंकवाद भारत के लिए सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक तीनों स्तरों पर एक गंभीर चुनौती है और भारत की यहाँ पर बहुआयामी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, न केवल सैन्य प्रतिक्रिया अपितु कानूनी, कूटनीतिक और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से ही हम लोग इसे
नियंत्रित कर सकते हैं। यहाँ ध्यान रखेगा कि जो सीमा पर आतंकवाद है उसे नियंत्रित किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत के पास इसका कोई भी तोड़ नहीं है। समाप्त तभी होगा जब पाकिस्तान को हम लोग पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे, तो ही यह जो सीमा पार आतंकवाद है यह समाप्त हो सकता है, अन्यथा इसे हम लोग नियंत्रित ही कर सकते हैं। आगे जरूरी है कि हमें कठोर सीमा प्रबंधन, त्वरित सैन्य जवाबी कार्रवाई, कट्टरपंथ विरोधी सामाजिक पहल और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी को अपना करके एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए भारत इस पर अपना निर्णायक विजय प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग एक छोटा सा निष्कर्ष भी दे सकते हैं, और अंत में ध्यान रखिएगा कि एसडीजी गोल्स को लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि इसके माध्यम से अगर हम लोग देखें तो भारत का विकास संभव होगा और जो हमारा एसडीजी गोल्स है उसे हम लोग अचीव कर पाएंगे। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।